अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा बड़ा ही एक अहम टॉपिक है और एंग्रोपॉलीमर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम रिगिंग्स करवाते हैं वो किस तरह से होती हैं, उन्हें मज़ीद किस तरह से सेफ़ बनाया जा सकता है और हम हादसात से कैसे बच सकते हैं। और इसमें जितना भी कोई टेक्निकल किस्म की हमें गाइडेंस चाहिए होती हैं उनको इसके अंदर कवर किया गया है। तो इसको वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस 3 घंटे की वीडियो को मैं समेट कर 20 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करूं। और जब आप इसे यूट्यूब पे देखेंगे तो इसे थोड़ा सा फास्ट भी चलाकर देखा जा सकता है। सबसे पहले तो ज़रा ट्रेनर्स का तारुफ हो जाए। इस ट्रेनिंग को बनाने में जिन दो लोगों ने मरकज़ी किरदार अदा किया वो हमारे एक तो मोहम्मद रिहान खान हैं, यूनिट मैनेजर मेंटेनेंस, EDCVCM स्टेशनरी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स, और दूसरे में ख़ुद मोहम्मद इरफान, और मैं सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस EDCVCM स्टेशनरी। और ये रिगिंग जो है वो मेरा ही बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह इस पर ही ये हम आगे बात करने लगे हैं। ग्राउंड रूल्स में कुछ ये बातें मैं बता दूं आपको कि आप जिस वक्त भी इस ट्रेनिंग को देख रहे हों बड़ी तवज्जो से देखें, सुने, मोबाइल आपका साइलेंट हो। कोई क्वेश्चन आंसर अगर आता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इससे हमसे पूछ लें, बताएंगे हम इंशाल्लाह आपको। ट्रेनिंग कंटेंट्स के अंदर प्री टेस्ट होता है लेकिन इस वक्त हम आपसे कोई टेस्ट नहीं लेने लगे। जस्ट अगर आप इसको तवज्जो से देख लें इस ट्रेनिंग को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मुख्तलिफ जो रिगिंग इंसिडेंट हुए हैं पहले उसको हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे कि वो कैसे हुए, क्यों हुए, क्या वजूहात थी, उनकी टाइप्स क्या थी, वो किस वजह से रोनुमा हुए थे, और उसके बाद जो है कि किस तरह से रिगिंग का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। यानी जिस चीज़ को आप रिग आउट करने लगे, उठाने लगे उस वज़न को, उसमें क्या बुनियादी बातें ऐसी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। रिगिंग क्रू में आपके पास कौन लोग होंगे जो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ के हिस्सेदार होंगे। उन्नीस फरवरी 2016 का वाक़या है कि EDCVCM प्लांट पर MS 302 की रिगिंग चल रही थी। नया जब ये वेसल आया था तो इस दौरान क्या हुआ था कि इसका जो हुक था 40 टन की इस क्रेन का, वो खुद ब खुद गिर गया नीचे। उसके गिरने से एक ख़ासा शोर बुलंद हुआ और इत्तफाक हुआ कि अल्लाह का शुक्र कि वहाँ नीचे कोई भी नहीं था, वरना एक बड़ा ख़तरनाक इंसिडेंट हो सकता था। ये हाइट कोई 3 से 4 फुट थी। फिर 27 सितंबर 2013 को भी EDCVCM प्लांट पे ये रिपोर्ट हुआ कि LTC-A के बॉटम पे जो यू बैंड है जिसको हम चैन ब्लॉक्स की मदद से उठा रहे हैं वो नीचे की तरफ गिरा, जिसकी वजूहात में से एक चैन ब्लॉक का टूट जाना था। इसी तरह 31 अक्टूबर 2013 को शाम 3 बजे का टाइम था, EDCVCM प्लांट पे रिपोर्ट हुआ शटडाउन के दौरान कि एक लोड बेल्ट जो होती है, वेब बेल्ट जो होती है जिसे हम मुख्तलिफ रिगिंग के कामों में इस्तेमाल करते हैं, वो डैमेज पाई गई। मुख्तलिफ इंसिडेंट हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट रीड करना नहीं चाह रहा। इसमें कोई बहुत ऐसा सीरियस इंसिडेंट नहीं है जिसको हम बैठ के बातें करें उसके ऊपर, वीडियो को शॉर्ट करना है। अच्छा, पहले तो ज़रा इसका तारुफ हो जाए। डेफिनेशन इसकी ये है कि भाई रिगिंग टू मैनेज और कंट्रोल समथिंग so that it produce a result or situations to own advantages, arrangement of the ropes for support a ship or to fit a ship with equipment like ropes or sails.
रिगिंग की टाइप्स पे बात कर लेते हैं पहले। इसमें देखें, रिगिंग जो है विद बेयर हैंड्स ऑन अवेलेबल फिटिंग्स, रिगिंग विद हैंड टूल्स, और रिगिंग विद एयर, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल पावर्ड टूल, हुइस्ट, डायरेक्स, गैंट्री, और रिगिंग विद क्रेन्स। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें दिखाया गया, बताया गया आपको। मुख्तलिफ़ किस्म की रिगिंग हो सकती हैं, हर एक के अंदर स्किल का होना, एक्सपीरियंस का होना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों ने कभी कोई हुइस्ट, इलेक्ट्रिकल हुइस्ट इस्तेमाल नहीं की, वो उसे हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। और जिन लोगों ने कभी चेन ब्लॉक को नहीं चलाया, वो ना तो इतनी आसानी से चला सकते हैं, ना ही उन्हें चलाना चाहिए। पहले इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। यानी पहले एक ट्रेनिंग आपको लेनी होगी जिसके अंदर आप तमाम तर बातों को समझ लें अच्छी तरह से। हर टूल के इस्तेमाल का तरीका, उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात को समझ लें। उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसे इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कोई रिगिंग करने लगते हैं तो आपको जो डेटे की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिससे आपका जान लेना बड़ा ज़रूरी है, वो कुछ इस तरह से होती हैं कि वो वज़न जिसे आप उठाने लगे हैं वो कितना है, उसका साइज़ क्या है। मतलब अगर वो कुछ साइज़ में फ़िटों के अंदर उसका डेटा अगर मालूम हो जाए आपको, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। वेट कितना है, 1 टन है, 5 टन है, 10 टन, 20 टन, जितने भी टनेज में है वो उसकी एग्जैक्ट डेटा का आपको मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई कंटेनर है तो, या कोई वेसल है तो क्या आया वो भरा हुआ तो नहीं है, खाली है, खाली का वेट कितना है, और उसके अंदर मज़ीद अगर कोई ट्रेज लगी हुई हैं या इंटरनल कोई उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, या वो कंटेनर है तो उसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है, ये सब चीज़ें पहले जान लेना ज़रूरी होता है। लोकेशन वेयर द लोड इज़ प्रेजेंट, यानी लोड ऐसा तो नहीं कि ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन पे रखा है तो क्या उसकी जो ज़मीन है, वो सॉइल जो है वो इतनी नरम है कि वहाँ क्रेन लेके जाएंगे तो क्रेन धंस जाएगी, या वो लोड जो है किसी फाउंडेशन पे रखा हुआ है और कंक्रीट है उसके अराउंड, या वो लोड किसी बुलंदी पर रखा हुआ है, 10 फीट पर है, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, या 200 फीट। लिफ्टिंग के लिए आपका रूट का इंतखाब, यानी आप कहाँ से इसको, किस तरह से इक्विपमेंट को उठाएंगे और कितने ऊपर उठाएंगे, फिर लेफ़्ट या राइट या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ से बूम को मूव करेंगे और नीचे लेकर आएंगे। रिगिंग टूल्स में आपके पास क्या क्या होगा, वेब बेल्ट्स हैं, सिलिंग्स हैं, शैकल्स हैं, स्प्रेडर बीम्स हैं। रिगिंग इक्विपमेंट में हुइस्ट, गैंट्री या क्रेन, कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे। रिगिंग क्रू, जो आपके पास सुपरवाइज़र होगा रिगिंग के लिए, या क्रेन का ऑपरेटर होगा, चीफ रिगर होगा, असिस्टेंट रिगर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिगिंग क्रू की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें देखें जो सबसे अहम बंदा होता है आपके पास रिगिंग के दौरान, वो रिगिंग सुपरवाइज़र होता है। रिगिंग सुपरवाइज़र्स जो हैं वो तमाम इन कामों को मैनेज कर रहे होते हैं, जिसमें आपके तमाम टूल्स हैं, क्रेनें हैं, उनकी पोजीशन हैं, लोड्स हैं और रिगिंग के टूल्स हैं। ये जो रिगिंग सुपरवाइज़र है ये थोड़ा सा आपके पास पुराना होना चाहिए, क्योंकि नए बंदे की आदत अतवार का आपको नहीं पता होता, और उसकी डिसीजन मेकिंग, और वो किस वक्त कैसा फ़ैसला करेगा, कितना जज्बाती है और कितना जल्दबाज है, इन सारी बातों का आपको तभी पता लगेगा जब वो बंदा आपके पास कम से कम कोई 1 आध साल से तो काम कर रहा हो। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट का ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, या फोर्क लिफ्टर का ऑपरेटर है, या वो चेन ब्लॉक चलाने वाला बंदा है, कोई भी है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंसड होना उसका ज़रूरी है। अनाड़ी बंदा कोई ना कोई वाकया, हादसा कर सकता है, जिसके अंदर लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा सा होना ज़रूरी है क्रेन ऑपरेटर का, ख़ास तौर पर कि जिस इक्विपमेंट को वो चला रहा है उसको कितना अच्छी तरह से समझता है, और आया उसने कहीं से कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स किया हुआ है, उसका लाइसेंस है उसके पास या नहीं है। और वो जो हैंड सिग्नल्स होते हैं जो रिगर दे रहा होता है क्रेन ऑपरेटर को, वो कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है। चीफ रिगर जो इस तमाम एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ कर रहा होता है, रिगर, वो एक अच्छा सेफ्टी प्रिकॉशंस को, प्रोसीजर्स को समझने वाला बंदा होना चाहिए, और उसका इस फील्ड में कम से कम भी 10 साल से एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तमाम हैंड सिग्नल्स को वो अच्छी तरह से पेश कर सकता हो, बता सकता हो, उसके इशारों को क्रेन ऑपरेटर और दूसरे काम करने वाले अच्छी तरह समझ सकते हो। इसी तरीके से वो
साउंड नॉलेज ऑफ द रिगिंग टूल्स एंड बैलेंस ऑफ द लोड और एस्टिमेशन ऑफ द लोड, ये वो सब सलाहियतें हैं जो खासे तजर्बे के बाद उस बंदे में डेवलप होती हैं। अच्छे रिगर्स जो है वो इक्विपमेंट और लोड को देख के बता देते हैं कि इस पे सीलिंग को किस जगह पे लगाना चाहिए, या यानी अगर वो हॉरिजॉन्टल लोड है, खासा लंबाई में है, तो उसमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, कहाँ पे वेब बेल्ट लगेगी और कहाँ से रस्सा बांध के उसको बैलेंस किया जाएगा, और जब उसे उठा रहे होंगे तो वो कहाँ टकरा सकता है। यानी ये सारी बातें जो सोचना है, डिसीजन मेकिंग है सारी, इसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके ऊपर आपका रिगिंग सुपरवाइजर होता है वो इन सब चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है कि आए ये सारे फैसले ठीक हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। असिस्टेंट रिगर्स भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो बिल्कुल नए नवेले आए हुए हों काम पर। उनका कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और उनको पता होना चाहिए कि हम जो काम करने लगे हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। रिगिंग के तमाम तर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी टॉक्स हैं, उससे अवेयर होना उनका बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तमाम टूल्स का जानना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम क्या क्या टूल्स जब इस्तेमाल करने लगे हैं, उनकी हेल्थ कैसे देखी गई थी, वो जब इशुएंस कराने गए थे तो वहाँ पर किस तरह से कलर कोड को देखा था, उनकी सर्टिफिकेशंस को चेक किया था, और हेल्थ को ख़ास तौर पे चेन ब्लॉक्स एंड वेब बेल्ट्स, सीलिंग्स, डी शैकल्स, इन सब का उन्हें पता होना बड़ा ज़रूरी है। रिगिंग टूल्स एट PCL और एंग्रो पॉलीमर में जो मुख्तलिफ रिगिंग के टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब ये नाम नीचे लिखे हुए हैं, शैकल, सीलिंग, वेब बेल्ट। इनकी मैं भी तफसीलात शक्लें आपको भी दिखा देता हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा तारुफी किस्म के नोट्स पे बात कर लेते हैं। ये शैकल्स हैं, डी शैकल्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों को जोड़ने में काम आती है। मतलब अगर कहीं एक सीलिंग छोटा पड़ गया और दूसरा सीलिंग आप जोड़ रहे हैं, या चोकर शेप में आपने सीलिंग को लगाया है, तो वहाँ पर किस तरह से सीलिंग को सीलिंग के साथ हुकअप किया जाएगा, तो ये वहीं पर जो है इस तरह से इस्तेमाल होती हैं। इसमें देख रहे हैं आप मुख्तलिफ शक्लें नज़र आ रही हैं। एक तो ये शक्ल है, ठीक है, और एक ये शक्ल है। इन दोनों शक्लों में इनके फ़ायदे नुकसानात कुछ इस तरह से हैं कि देखें, ये जो शेप है ना, ये वाली, इसके अंदर 1 2 3 जितनी भी इसके अंदर गुंजाइश हो सीलिंग्स को डाला जा सकता है, और एक से ज़्यादा सीलिंग्स को यूज़ किया जा सकता है। जबकि इस वाली डी शक्ल के अंदर सिर्फ एक ही सीलिंग जो है वो इस्तेमाल होगी, ठीक है। मज़ीद ये कि इनके मैं अगर ये बताऊं कि इंस्पेक्शन ओके होनी चाहिए, तो ये काफ़ी नहीं होगा कहना, क्योंकि जो रिगर है उसको ख़ुद ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो पिन है उसको वो खोल के चेक करे कि आया इसके थ्रेड्स ठीक हालत में हैं या नहीं, और लास्ट इसका रिगिंग लोड टेस्ट जो है वो हो चुका हुआ होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई क्रैक था या इसके अंदर कहीं कोई थ्रेड्स डैमेज थे तो वो सामने आ चुके हुए हों। सीलिंग्स जो है वो उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा लिटरेचर है कि इस पर एक अलग से ट्रेनिंग बन सकती है कि आया ये कितनी डायमीटर की होती हैं, इसके अंदर कितनी वायर्स होती हैं, और ये कितना लोड उठा सकती हैं, और मुख्तलिफ इसके जो लिफ्टिंग हुक्स बनाए गए हुए हैं उनकी शेप्स किस तरह की होती हैं। अलगर्ज के इसकी जो इंस्पेक्शन है वो इस तरह से होती है कि कहीं से कोई तार डैमेज ना हो। जब विजुअली आप देखें तो कहीं से कोई तार डैमेज ना हो। एंग्रो पॉलीमर में इस पर एक कलर कोड असाइन किया जाता है जो सालाना बुनियादों पर तब्दील होता रहता है, और इस पर एक मेटालिक टैग भी लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है किस तारीख को ये लोड टेस्ट हुआ था। अगर खुदा न खास्ता टैग मिसिंग हो या कलर कोड मिट चुका हुआ हो, तब ऐसे सीलिंग को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि जनवरी में कहीं अगर सीलिंग की लोड टेस्टिंग हुई है और अप्रैल में वो किसी काम के दौरान डैमेज हो गया था, तो फिर उसे पूरे 12 महीने तक आप इसी गर्ज पे इस्तेमाल ना करें कि यार इस पर कलर कोड तो लगा हुआ है, टैग तो लगा हुआ है। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी उस वक्त ही जब आप इस पर किसी भी तरह की कोई विजुअल डैमेजेस देखेंगे। वेब बेल्ट्स और सीलिंग के लिए मैं एक ही जैसी बातें हैं, मैं वही आपको बताऊंगा कि इसमें भी अगर कहीं से कोई किनारा आपको टूटा हुआ लगता है, इसकी जो वायर्स हैं वो अगर कहीं से डैमेज नज़र आ रही हैं आपको, धागे जो हैं, धागे से जो सिलाई हुई है वो कहीं से अगर डैमेज नज़र आ रहा है, तो फिर ये इसकी अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी को खो चुका होता है और मज़ीद ये कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अच्छा, मटेरियल देखें इसका कॉटन और फ्लैक्स है। मोस्ट मॉडर्न जो वेबिंग इज़ मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है। नायलॉन और पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिएस्टर फाइबर इसमें क्लॉथ यूज़ किया गया हुआ होता है। चैन ब्लॉक्स जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो यानी समझ लें कि छोटे वेट्स होते हैं, उन्हें कम बुलंदी पर रखना होता है, ज़मीन से उठाया और 2-3 फुट की बुलंदी के ऊपर जो इंस्टॉल करना है, या थोड़ा सा कहीं और ऊपर इस्तेमाल करना है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ आप क्रेन लेकर नहीं पहुँच सकते और क्रेन लगाई नहीं जा सकती क्योंकि बाद औक़ात ऊपर स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म होता है, तो हमें नीचे चैन ब्लॉक्स की मदद से ही काम करना होता है। बाद औक़ात 1 टन की चैन ब्लॉक से एक छोटा सा काम भी हो रहा होता है और बाद औक़ात 10-10 टन की 5 चैन ब्लॉकें लगाकर किसी हैवी लोड को स्विंग करते हुए अंदर लेकर आना होता है। इस तमाम ऑपरेशन में जो चैन ब्लॉक्स हैं उनकी हेल्थ का बहुत ही परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि इनकी लोड टेस्टिंग हुई हुई हो, कलर कोड या मेटालिक टैग जो है इंस्पेक्शन की तरफ से वो इस पर लगा हुआ होना चाहिए। जब आप इसे इस्तेमाल करने के लिए इशू करवा रहे हो तो लाजमी इसकी सर्टिफिकेशन को देख लें। सर्टिफिकेशन के साथ साथ इसकी हेल्थ को ज़रूर चेक कर लें, इसके हुक्स को ज़रूर चेक कर लें और इसके ऊपर जो लैच होती है, ये लैच कहता हूँ इसको मैं, इसे लैच कहते हैं। ये इसलिए होती है कि कहीं खुदा ना खास्ता सिलिंग जो है वो स्लिप होके कहीं हुक से निकल ना जाए, और वो ये लैच जो उसको रोके रखती है। तो मज़ीद इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ने काबिल हैं। आप वीडियो को म्यूट करके स्टॉप करके देख सकते हैं। मोबाइल क्रेनें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जो क्रेन इस्तेमाल हुई है केटो NK800 है, 80 टन की ये क्रेन है और बहुत ही कारआमद क्रेन है। आराम से हम 24 टन तक का वज़न जो है वो इससे इधर उधर कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेंजेस हैं उसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी तकरीबन कोई 55 मीटर तक इसकी बुलंदी बूम को हम ले जा सकते हैं और फ्लाई जिप लगाने के बाद तो मज़ीद इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा ये क्रेन जो है वो एक 12 फीट के रोड से आराम से गुजर सकती है, बहुत कारआमद है। इसका रिगिंग डेटा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये इसका लोड चार्ट है, इसे कहते हैं लोड चार्ट। क्रेन के लोड चार्ट को पढ़ने का एक आर्ट है, एक टेक्निक है, वो अगर समझ लें तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। यहाँ मैं आपको 3 बातें इसकी बता रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए मुझसे मिलना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल इस ट्रेनिंग को ज़रा शॉर्ट रखने के लिए मैं इस तरह से बता दूँ आपको कि यहाँ देखें कर्सर को, माउस के कर्सर को, ये लिखा है ऑपरेटिंग रेडियस, यानी वो लोड जिसको क्रेन ने उठाना है उसका क्रेन से फासला। अच्छा, क्रेन से जो फासला है वो आप यहाँ देखें, इस जगह से 0 है, ये शुरू हो रहा है, यानी यहाँ से इसके बूम के बिल्कुल बॉटम से ये इसका 0 शुरू होता है। और जब आप किसी लोड को उठा रहे हैं और फ़र्ज़ कर लें कि वो आपसे 40 फुट के फासले पर है, तो ये आ गया 40, तो ये उस लोड का जो क्रेन का फासला है, ये इसका रेडियस कहलाएगा। यहाँ से आए, ये देखें, ये फिट में दिया हुआ है, ये 40 फिट यहाँ पर आ गया फासला। अब ये देखना है कि भाई यहाँ से क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी रह जाएगी, यानी आप लोड कितना उठाने लगे थे, यानी वो लोड है कितना, जिसका आपको शुरू में हमने कहा था कि डेटा आपके पास होना चाहिए। तो जब आप उस लोड की तरफ जाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि फ़र्ज़ कर लें कि वो लोड है 10 टन, और 10 टन को जब आप उठाने लगते हैं तो यहाँ से आप देखना शुरू करें तो इस जगह पे आ रही है 16 टन की कैपेसिटी। ठीक है, 16 टन के ऊपर अच्छा जी, तो ये NK800 80 टन क्रेन का लोड चार्ट है। आपने मेरे इस माउस के कर्सर को गौर से देखते रहना है। यहाँ पर जो वर्किंग रेडियस है वो मीटर्स के अंदर दिया हुआ है, M। ठीक है जी, और जो रेडियस होता है वो किसी लोड से क्रेन का फासला होता है, सेफ डिस्टेंस ऑफ द लोड। यहाँ ये जो 0 दिखाया है ये एक क्रेन का सेंटर दिखाया है जहाँ से बूम ने खड़े होना होता है, वो जगह इसका 0 कहलाती है। और फ़र्ज़ करें आपको किसी लोड को उठाना है जो 10 मीटर के फासले पर है, ये 10 मीटर, तो यहाँ पर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के बूम्स के एंगल बनते हैं जो कि बुलंदी से वाबस्ता हैं। मतलब उसकी रीडिंग उस वक्त देखनी ज़रूरी होती है एंगल की, क्या है लोड आपका कितनी बुलंदी पर रखा हुआ है।
यहाँ फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि लोड जो है आपका 30 मीटर की बुलंदी पर है। 30 मीटर तकरीबन 90 फीट से तकरीबन अबव हो जाता है ये। अब यहाँ पर देखें, आपका लोड जो है वो 10 मीटर के फासले पर है और बुलंदी हमने अभी डिसाइड की थी ऊपर 30 मीटर, ये इस जगह पर। तो ये 17.4 यानी 17.4 टन इस क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो जब क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी 17.4 टन रह गई और आपने जो वज़न उठाना था वो 10 टन था, तो आप उसे आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि क्रेन की जो भी लिफ्टिंग कैपेसिटी इस चार्ट के अंदर आ रही हो उससे 75% कम लोड को ही आपने उठाना है, यानी वो सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी कहलाएगी उस क्रेन की। यानी फ़र्ज़ करें कि किसी क्रेन की कैपेसिटी वहाँ पे 17 टन रह गई है और आप 17 टन ही वज़न उठाने लगे हैं, तो वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा और रुनुमा हो सकता है। वेब बेल्ट टूट सकती है, सीलिंग टूट सकती है, क्रेन के बूम की कोई पिन टूट सकती है, कोई हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, क्योंकि वहाँ से क्रेन का जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है वो चीज़। यानी हमेशा आपको 75% पे ही रहना है लिफ्टिंग कैपेसिटी के। तो अगर आप इसको समझ गए तो बहुत बेहतरीन है, वरना इसे दोबारा रिवाइंड करके सुने। यहाँ से बता दूँ मैं, 0 से लेके और ये यहाँ मैंने बताया था 10 मीटर तक का फासला है, ये 10 मीटर है और बूम कैपेसिटी हमने रखी थी 30 मीटर। यहाँ जो फुल बूम खोला हुआ है इन्होंने वो 60 मीटर के करीब है, सही है। ये है 60 मीटर। ये फ्लाई जिब लगाने के बाद इसकी अल्टीमेट कैपेसिटी बनती है और यहाँ पर जो इसकी फाइनल लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो अगर आप यहाँ देखें तो 1.7 टन आ रही है। यानी 80 टन की क्रेन जो है वो सिर्फ 1.7 और सेफली सिर्फ 1 टन वज़न जो है वो उठा सकेगी। और जहाँ इसे मैक्सिमम उठाना है उसे मैं अगर यहाँ दिखाऊँ आपको कि जिस वक्त रेडियस जो है 2.5 टन 2.5 मीटर होगा और 12 मीटर बूम लेंथ खुला होगा, वहाँ ये 80 टन उठाएगी। लेकिन अमूमन जो सेंटर में हम इसकी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर रिगिंग, वो ये वाला जोन बनता है जहाँ पे हम आराम से 17 टन और 18 टन और 20 टन की लिफ्टिंग कैपेसिटी को हासिल करके और 10-12 टन की चीज़ों को उठा रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। रिगिंग कार्ड, ये रिगिंग कार्ड जो है हमें हेल्प करने के लिए हम बनाते हैं और रिगिंग कार्ड का मकसद ये होता है कि 4 टन से ज़्यादा वज़न की जितनी चीज़ें हम उठाएंगे प्लांट पर, उसके लिए हम ये रिगिंग कार्ड को भर लेंगे। इसके अंदर ये रिगिंग डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया हुआ होता है। यानी ये एक ऐसा टूल है जिसमें जो आपको मजबूर करता है कि आप रिगिंग का जो डेटा है वो जमा करें सही तरीके से। आपको ये पता होना चाहिए कि लोड है कितना जिसे आप उठाने लगें और रेडियस कितना है, बूम एंगल कितना होगा, क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी रह जाएगी और आप कितने लोड को उठा रहे होंगे। आया लोड जो आपने मालूम किया है किसी ड्राइंग से मालूम किया है, एस्टिमेट किया है, या वे ब्रिज के ऊपर वज़न करवाया, और आपके क्रेन का नाम क्या है, क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है, क्रेन का जो ड्राइवर है उसका नाम क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, जो चीफ रिगर है उसका नाम क्या है, और आखिर में क्या ये क्रिटिकल रिग है, मतलब 75% से ज़्यादा है या क्या है। इस तरह से बहुत सारी बातें जो है इसके अंदर कवर की गई हुई हैं, इसको पढ़ लें। अब बात करेंगे रिगिंग टूल की इंस्पेक्शंस के ऊपर। ये रिगिंग टूल्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से देखते हैं, मतलब अगर एक अच्छी इंस्पेक्शन नहीं हुई हुई टूल्स की तो आप किसी भी किस्म के हादसे को दावत दे रहे होते हैं। और एंग्रो पॉलीमर में माशाल्लाह ये एक बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस है हमारी, और बड़े अरसे से पिछले कोई 12 साल से मैं यहाँ पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ जो किसी टूल्स की डैमेजनेस से वाबस्ता हो। बिकॉज़ वजह यह है कि हर टर्न अराउंड शटडाउन से पहले हमारा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और हमारी वर्कशॉप और डेस्कोन की जो रिगिंग टीम है, जो टूल रूम है, वो सब अपने तमाम टूल्स की एक बेहतरीन किस्म की इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं जनवरी के महीने में, और पूरे साल फिर वो टूल्स जो है फिट रहते हैं। जो डैमेज होते हैं उनको हम निकाल बाहर फेंकते हैं और नए टूल्स की जो है वो इंडक्शन हो जाती है। इसमें न्यू शेकल्स की जो है वो इंस्पेक्शन इस तरह से कि प्रियर टू यूज़ ऑल न्यू शेकल्स शेल बी प्रूफ लोड टेस्टेड, उसका यानी लोड टेस्ट कर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट्स, जो इसके यानी परचेजिंग के वक्त हासिल किए गए हुए होते हैं वो इंस्पेक्शन में जमा कराते हैं लोड
सर्टिफिकेट्स। और EPCL की जो टीम है जब वो लोड टेस्ट क्रिएट करती है तो एक क्रेन खड़ा कर देती है, क्रेन के साथ एक नीचे लोड मुख्तलिफ़ किस्म के रखे होते हैं, जो 1 टन से लेके 30 टन तक। और जिस शैकल की कैपेसिटी फ़र्ज़ करें 5 टन है तो 5 टन के लोड पे उसको उठा के और कुछ मिनट तक रोक के देखा जाता है और फिर उसकी हेल्थ को दोबारा चेक किया जाता है। जो इन सर्विस शैकल्स होती हैं उनका भी इसी तरीके से है कि हम विजुअली भी उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि आया उसमें कहीं कोई क्रैक, कोई डैमेज, कोई थ्रेड डैमेज तो नज़र नहीं आ रहा। साइज़ जो है शैकल का, उसका डायामीटर वगैरह देख लेते हैं, उसकी बॉडी पे कहीं कोई क्रैक तो नहीं आ गया। इस तरह के तमाम टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। शैकल्स की इंस्पेक्शन के जो चेक्स हैं वो इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं। अगर कोई एलिजिबल मार्किंग जो है वो उसके ऊपर मिसिंग हो गई है, शैकल की बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, या नेम और ट्रेडमार्क जो है वो मिट चुका हुआ है या नज़र आ रहा है, ट्रेसेबिलिटी कोड है उसका अगर वो लिखा है नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, रेटेड लोड कैपेसिटी जो है वो क्लियरली उस पर मेंशन होनी चाहिए, शैकल की पिन जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ग्रेड मटेरियल को देख रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शैकल को चेक किया जा रहा होता है। अगर देखें कहीं से डैमेज होती है तो वो ये पॉइंट्स हो सकते हैं उसके डैमेज होने के, ठीक है ना। चेक फॉर वियर, चेक फॉर द वियर एंड स्ट्रेटनेस उसकी, यानी जो पिन है वो स्ट्रेट है या वो उसमें कहीं खम आ चुका हुआ है। खम से मुराद है कोई सैगिंग, कोई एग्जामिंग द वायर रोप सीलिंग्स। जितनी भी वायर रोप सीलिंग्स हैं, मैंने बताया था पहले भी कि वो बहुत बारीक बारीक तारों से मिलकर एक पूरी सीलिंग तैयार की गई हुई होती है, और उसमें अगर कुछ तारें टूटी हुई पाई जाएं तो उसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। चुनाचा ऐसी सीलिंग्स को जो रिजेक्ट कर दिया जाता है लोड टेस्ट के दौरान। सरफेस शेफिंग in use, some chafing is unavoidable if this is confined to the surface fibrous. It has no serious effect. However, if severe, it may lead to cut and so should be carefully examined. मतलब यानी जो कट्स वगैरह अगर कहीं नज़र आ रहे हैं आपको तो उसे केयरफुल होकर हम एग्जामिन कर लेते हैं, और अगर उसमें ये देखते हैं कि यार लोड टेस्टिंग के दौरान वो जो कटी हुई बारीक तारें हैं वो और खुलना शुरू हो गई हैं तो वो तो रिजेक्ट हो जाती हैं फिर इस तरह की सीलिंग्स जो हैं। लोकल एब्रेशंस हैं, उस पर कोई केमिकल अटैक तो नहीं हुआ हुआ। लोकल एब्रेशन से मुराद है कि यानी उस पर जब हम लोड उठा रहे होते हैं ना तो कोई नोकीला या शार्प किस्म का कॉर्नर एज जो होता है किनारा, वो उसकी वायर सीलिंग्स को डैमेज कर देता है, वो देखना होता है। केमिकल अटैक से मुराद है कहीं एसिड के अंदर या किसी ऐसे केमिकल के अंदर वेब बेल्ट डिप रही हो और वहाँ से उससे थिनिंग आ गई हो। मतलब जो वायर गेज है अगर वो 1 mm या 0.1 mm का होना था और वहाँ पे अगर हम उसकी वर्नियर से थिकनेस लें तो वो बहुत कम हो जाती है फिर। हीट एंड फ्रिक्शंस डैमेजेस, यानी किसी ऐसी जगह पे उठाया गया हो जहाँ गर्म होके वो बर्नड आउट हो गई हो, ब्लैक हो गई हो, या वेल्डिंग के स्प्लिटर्स उसके ऊपर लगे हुए नज़र आएँ। ये देखें यहाँ पर आपको ब्रोकन वायर दिखाई है जो मैं बातें कर रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। इसी तरह से क्रोजन, बर्ड केजिंग, ये देखते जाएं शक्लें, ये देखना ज़्यादा सूदमंद रहेगा आपके लिए। हीट से डैमेज हुआ हुआ है, जला हुआ सा नज़र आ रहा है आपको। वेब बेल्ट पे भी इसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि यार वेब बेल्ट के ऊपर कहीं कोई इस तरह के कट्स तो नज़र नहीं आ रहे, ये जली हुई भी हैं, कहीं से फटी हुई हैं, कटी हुई हैं। इस तरह की कोई भी वेब बेल्ट जो है वो नहीं काबिल इस्तेमाल, इससे हादसात होने का ख़तरा है। ये देखें ना, कहीं पर नॉट लगा के तो काम चलाने की कोशिश की हुई है। ये देखें क्रश्ड हुई हुई है, यानी पिंच हो गई, ऐसा लग रहा है इस पर तो कोई भारी वजन गुजर गया है, रेल की पटरी पर रख दिया हो जैसे इसे। चैन ब्लॉक की इंस्पेक्शंस, तो चैन ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह से चेक हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के चैन ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर लटकाया हुआ है क्रेन से चैन ब्लॉक को, और वेट उठा के उसको देखा जाता है।
डिफेक्ट्स ऑफ चेन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो ट्विस्टेड हुक सर्वाइवल घूम ना रहा हो, ठीक है, या उसका हुक जो है यहाँ पे टेढ़ा आपको नज़र आ रहा है। डोंट ट्विस्ट, डोंट नॉट चेन, डोंट डू दिस, थैंक्स। ये हमारी ट्रेनिंग का यहाँ पर इख्तिताम हुआ जिस पे हमने इंस्पेक्शन की थी। ये तो थ्योरी थी नाजरीन, इसमें अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाएंगे और उसके लिए हमारे साथ रहिएगा।